नसरुल्लाह के भारत में इतने फैंस इसलिए भी दिख रहे हैं क्योंकि कुछ धर्मगुरु अपने फायदे के लिए अपनी ही कौम को गुमराह कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसे खत्म करने की बातें कर रहे हैं, जबकि इजराइल कोई पाकिस्तान या चीन नहीं है, भारत का अच्छा दोस्त है। सुनिए मुस्लिम धर्मगुरु इजराइल पर कैसे बवाल काटे हुए हैं, इजराइल को नक्शे से मिटाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका और इजराइल ये वो लोग हैं कि जो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वहाँ बैठ जाते हैं। इंशाअल्लाह ईरान और लबनान मिलकर इजराइल का खात्मा करेगा और दुनिया के नक्शे से इंशाअल्लाह इजराइल मिट के रहेगा। आप जल्द से जल्द देखेंगे इंशाअल्लाह। ये यहीं से बैठे बैठे इजराइल को मिटा देंगे। जो लोग इजराइल के खात्मे का सपना देख रहे हैं उन्हें शायद ये पता नहीं कि पिछले 70 साल से ये सपना कई मुस्लिम देश देख चुके हैं, लेकिन कोई इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल से युद्ध में दुश्मनों ने अपनी जमीन ही गंवाई है। इजराइल वो देश है जो इस वक्त एक साथ 4 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल वो देश है जो अपने अस्तित्व में आने से लेकर अब तक 16 से ज्यादा बड़े युद्ध झेल चुका है। इजराइल वो देश है जो हर तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इजराइल वो देश है जो 1948 में अस्तित्व में आया और उसके ठीक बाद 6 देशों की सेना ने उस पर एक साथ अटैक किया, लेकिन अपने पहले ही युद्ध में इजराइल ने दुश्मन को ढेर कर दिया और उसकी जमीन को भी अपने में मिला लिया। इजराइल वो देश है जिसने साल 1967 में अरब देशों के खिलाफ 6 दिन में युद्ध खत्म कर दिया था। इजराइल के अगल बगल 6 बड़े एक्टिव आतंकी संगठन हैं जो इजराइल के खून के प्यासे हैं। इजराइल के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा दशक गया हो जब कभी वो एक साथ 4 फ्रंट 7 फ्रंट पे युद्ध ना लड़ रहा हो। उसको मिटाओगे आप यहां बैठे बैठे, हो गया। लेकिन इजराइल के खात्मे का सपना देखने वाले वो लोग जो नसरुल्लाह की मौत पर भारत में भीड़ जुटा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि वो एक समुदाय का कितना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि नसरुल्लाह की मौत को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है, उन प्रदर्शनों में बच्चों के शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन में बच्चों को उतारने का क्या मतलब है बॉस? क्या मतलब है? बच्चे को लेकर क्यों आ रहे हैं आप? इन बच्चों से हिजबुल्लाह जिंदाबाद, नसरुल्लाह जिंदाबाद जैसे नारे लगवाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इन बच्चों को यह सब रटाया पढ़ाया जा रहा है ना, जानबूझकर उनसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन कर रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है, यह समझना जरूरी है। वैसे नसरुल्लाह को लेकर जिस तरह से यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए, वो चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि भारत के दुश्मन तो इसी फिराक में रहते हैं कि यहां धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जाए, माहौल खराब किया जाए। ऐसे में नसरुल्लाह पर प्रदर्शन उनके लिए सुनहरा मौका बन गया है। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलर्ट पर है। जुमे की नमाज पर नसरुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस ने पहले ही बड़े पैमाने पर फोर्स उतार दी थी। इसलिए यूपी में जगह जगह नसरुल्लाह पर हुए प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की भी तो उन पर एक्शन हुआ। जैसे बुधवार को अमेठी में बिना परमिशन के नसरुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन किए तो प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार किया गया, आयोजकों पर केस हुआ कि ज्यादा चीता ना बनो, बिना परमिशन के कैसे कर रहे हो। लेकिन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के प्रेमियों की भारत में कोई कमी थोड़ी है। कश्मीर और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी नसरुल्लाह के लिए रैली निकाली गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थन में कैंडल मार्च हुआ है। नसरुल्लाह की मौत के बाद से मुसलमानों में गुस्सा है। इसी को लेकर शिया धर्मगुरुओं ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों के हाथों में नसरुल्लाह के पोस्टर थे, बैनर थे, जिसमें लिखा था कि नसरुल्लाह को आतंकी कहना बंद करो। तो कहो ना भाई, जाके कहो वो मुस्लिम देश जिन्होंने उसको आतंकी संगठन घोषित किया, जाके बोलो उनको कि नहीं कहें। शहर के कई इलाकों से कैंडल मार्च होते हुए सरायागंज टावर पर यह मार्च खत्म हुआ, जहां जमकर नारेबाजी हुई। हैदराबाद में भी हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। हैदराबाद में अंजुमन मासूमीन की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान लगातार नारेबाजी हो रही थी, नसरुल्लाह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। कैंडल मार्च में छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। अब आप सोचिए इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि जो नसरुल्लाह हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है, उसकी मौत पर कैंडल मार्च निकल रहे हैं। यही नसरुल्लाह को सिखाना था ना कि कैंडल मार्च निकालता है। वो तो रॉकेट दाग रहा था। एक भाई साहब अभी ज्ञान दे रहे थे कि अंग्रेजों से हमने आजादी की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी, तो अंग्रेजों पे हमने क्या रॉकेट दाग दिए थे क्या? तब तो महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने शांति से लड़ने की बात कही थी। और अंग्रेज हमारे देश में घुसे थे, वहां जिस जमीन को आप अपना बता रहे हो उस पर क्लेम करने वाले कई लोग हैं। नसरुल्लाह के समर्थक इजराइल को भर भर के कोस रहे हैं।
जबकि भारत यह मानता है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था और भारत तो आतंक के खिलाफ हमेशा खड़ा है। ऐसे में अगर देश में कुछ लोग नसरल्ला का साथ देंगे तो यह भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई को भी कमजोर करेगा। दूसरी बात यह है कि यह सारा मामला ईरान और इजराइल की लड़ाई का है। इस लड़ाई से भारत का कोई लेना देना नहीं। दुनिया में कहीं मुसलमान को कुछ हो जाए, बिना सिर पैर देखे हुए उसके लिए खड़ा होना बंद करो यार, अपने देश के लिए खड़े होना। भारत तो इस लड़ाई में किसी का साइड नहीं ले रहा। उसकी इजराइल और ईरान दोनों से अच्छी दोस्ती है। आप क्यों जबरदस्ती कूदे पड़े हो? भारत बेवजह किसी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मोदी सरकार का तो पूरा फोकस इस युद्ध के माहौल में भी भारत की विकास की रफ्तार को रुकने न देने पर। आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी युद्ध के माहौल पर क्या कह रहे हैं। इस बार का ये कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के 2 बड़े रीजन में युद्ध की स्थिति है। ये दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और खास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। इतनी बड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच हम सभी यहां द इंडियन एरा यानी भारत के युग की चर्चा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज भारत पर विश्वास कुछ अलग ही है। ये दिखाता है कि आज भारत का आत्मविश्वास भी कुछ विशेष है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। यानी इस पूरे मामले में भारत अपने आप पर फोकस करे, यही प्रधानमंत्री का भी संदेश है और यही यहां रहने वाले हर व्यक्ति का फोकस भी होना चाहिए। पाठशाला में अब अगली क्लास। पीएम मोदी ने क्या कहा कि राहुल की फैक्ट्री वाली जलेबी का रस निकल गया। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अभी ईरान में क्या हुआ है, आज इजराइल क्या करने वाला है, इसका चैप्टर बचा हुआ, वो आगे लेकर आऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए कि पीएम ने आज क्या कहा कि राहुल की फैक्ट्री वाली जलेबी का रस निकल गया। राहुल की खटाखट पॉलिटिक्स का साइड इफेक्ट, अब टॉयलेट सीट पर भी टैक्स लगेगा। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो आज क्या क्या हुआ, अब इसका चैप्टर। इस वक्त हरियाणा को लेकर जबरदस्त चुनावी माहौल बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री वाली बात पर खूब चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने टॉयलेट सीट पर टैक्स लगा दिया। उसकी हरियाणा चुनाव के बीच बहुत बात हो रही है कि अब टॉयलेट सीट पर भी टैक्स देना पड़ेगा। यानी माहौल एकदम से बदल गया। कल तक कहा जा रहा था कि बीजेपी बैकफुट पर है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते में बीजेपी ने अच्छी रिकवरी की है, कई कमियों को ठीक किया है और इससे मुकाबला कांटे का हो सकता है। यानी किसी का भी मामला बन सकता है, किसी का भी मामला बिगड़ सकता है। सब अपना अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब अपने समीकरण फिट कर रहे हैं कि कैसे हरियाणा का इलेक्शन अपनी तरफ किया जा सकता है। लेकिन इस चुनावी गुणागणित के बीच कुछ दिन से राहुल गांधी अपनी जलेबी वाली बात पर फंस गए, जिस पर आज उन्हें सफाई तक देनी पड़ गई। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले हरियाणा की एक रैली में जलेबी पर एक ऐसा ज्ञान दे दिया जिस पर उनका और कांग्रेस का खूब मजाक उड़ा सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी की यह जलेबी नॉमिक्स क्या थी वो आप सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस जलेबी ज्ञान पर क्या कहा। होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हो? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका आज मैंने
अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं।